नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज कोई लाग लपेट नहीं, बात सीधे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने आशंका जाहिर की है कि उनके घर पर जल्दी ही ईडी की रेड होने वाली है और इस बात की जानकारी उन्हें ईडी में ही बैठे उनके भरोसेमंद सूत्र ने दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक से ईडी राहुल गांधी के घर क्यों जाएगी? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? तो इसका जवाब भी राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दे दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने संसद में जो चक्रव्यूह वाला बयान दिया था, उसी बयान की वजह से 2 लोगों में से एक को वो बयान पसंद नहीं आया और इसीलिए उनके घर पर ईडी आएगी। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये वो दोनों में से एक कौन है जिसे उनका चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया। आपको हम वो चक्रव्यूह वाला बयान भी दिखाएंगे जिसे लेकर राहुल गांधी इतने आशंकावान हुए हैं। राहुल ने देर रात सोशल मीडिया पर यह आशंका जाहिर की तो सियासी गलियारों में सुबह से लेकर अभी तक बयानों की लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने संसद में सरकार को घेरा है, उसके बाद सरकार विपक्ष पर हमला भी करवा सकती है और गुंडे भी भेज सकती है, लेकिन राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। अब वार हुआ तो बीजेपी से लेकर केंद्र के जिम्मेदार लोगों ने पूछा कि अगर राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उन्हें डर किस बात का है? गिरिराज सिंह ने तो उन्हें राहुल गांधी को झूठा ही कह डाला। तो आखिर राहुल के बयान को क्या माना जाए? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई में इस बात में कोई दम है? कहीं ये सरकार के खिलाफ उनकी रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं है? अब आपको बताएंगे कि आखिर आज हम इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं, आखिर ये बहस जरूरी क्यों है। राहुल गांधी ने ईडी रेड का शक जाहिर किया है, इसलिए ये डिबेट जरूरी हो जाती है। ये डिबेट इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि राहुल ने ईडी रेड के शक को सरकार की साजिश से जोड़ा है। ये डिबेट इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि राहुल ने बिना नाम लिए सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है। क्यों जरूरी है ये डिबेट? क्योंकि राहुल के बयान पर सियासत हाई है, सियासती का पारा जो है वो पूरी तरह से हाई है। ये डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी पूछ रही है कि नहीं है भ्रष्ट तो फिर कैसा कष्ट? आखिर कष्ट क्या है राहुल गांधी को? ठोकेंगे इससे जुड़े सवालों पर अपने पैनलिस्ट के साथ ताल, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप एक छोटी सी रिपोर्ट जरूर देखें। 6 लोग कंट्रोल करते हैं, तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी ने पैदा किया। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। वो आजकल बेचैन है, इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी तरह उससे निपटकर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी न झुकने वाला है न डरने वाला है, हमें गर्व है। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही पूर्ण अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ने की तरफ अपने जिद पर अड़ी हुई है। जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं, उन्हें स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने देना चाहिए। तो क्या ईडी राहुल के घर आएगी? जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाया। उन्होंने कहा है कि मेरा जो चक्रव्यूह वाला भाषण था वो 2 में से एक को पसंद नहीं आया, लिहाजा मुझे किसी इंसाइडर से पता चला है कि ईडी की रेड प्लान हो रही है मेरे घर के लिए। तो उन्होंने ईडी डायरेक्टर को भी इसमें टैग किया है। उन्होंने कहा आइए, मैं चाय और बिस्किट के साथ तैयार बैठा हुआ हूं। बहस करेंगे ताल ठोक कर। कौन कौन हमारे साथ है आज मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ रागिनी नायक होंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। मैं इंतजार कर रहा हूं रागिनी जी जल्दी ही जुड़ जाएं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। AK वाजपेयी हमारे साथ हैं, LJP-R के नेता। और साथ ही हमारे साथ
राम कृपाल सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सवाल अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया, पूरे विपक्ष का यह मानना रहा है लंबे समय से कि सरकार जांच एजेंसियों का अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। मैं ये कहता हूं कि कोई कितना भी इस्तेमाल करे, मेरे घर ईडी आ जाए मेरे को किसी बात की डर नहीं, मेरे घर सीबीआई आ जाए मुझे किसी बात का डर नहीं है, तो फिर ये डर क्यों शो किया जाता है? विपक्ष इस बात से भयभीत क्यों रहता है कि अब जो है ईडी और सीबीआई आएगी, हमको रेड करेगी? विपक्ष भयभीत नहीं है, ये शब्द गलत है कि विपक्ष भयभीत है। विपक्ष ये बात बताता है कि किस तरह से सरकार टारगेटेड काम कर रही है, क्योंकि सरकार की जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, आपने देखा होगा विपक्ष को टारगेट किया जाता है, विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई होती है। क्या आपने कभी सत्ता पक्ष के नेताओं पे कार्रवाई देखी? अगर 99 विपक्ष के नेताओं पर होगी तो कहीं आधा ओधा किसी तरह से, वो भी तब हो रही होगी सत्ता पक्ष वालों के जब उनको शक हो रहा होगा कि इनका साथ छोड़ने वाले हैं। सवाल यह है कि कभी भी इतना दुरुपयोग एजेंसियों का कभी नहीं हुआ जितना दुरुपयोग इस सरकार में देखने को लगातार मिल रहा है। एक आध बार नहीं तो भाई आप देख, कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। आप दो चीफ मिनिस्टरों को आप जेल में डाल देते हैं और उनको प्रूव भी नहीं कर पाते हैं कि उनके पास मनी ट्रेल कहाँ है, ये भी नहीं पता चलता। भाई हेमंत सोरेन को आपने जेल में रखा तो फिर कोर्ट से उनको बेल मिली ना, कोर्ट ने उनको छोड़ा ना कि भाई आप बता ही नहीं पा रहे। लेकिन आपके साथी अरविंद केजरीवाल की बेल होल्ड हो गया। भाई अभी ईडी ने दी थी, उसके बाद कोर्ट को मिला था, फिर दूसरे में उन्होंने अपना सिस्टम कर लिया। खैर जो भी हो, बात वो नहीं है। जितनी मेहनत ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर करते हैं कि उनको किस तरह से हम झूठे केसों फंसाएं, उतनी मेहनत अगर छात्रों जनता के सुविधा देने के लिए कर ले, छात्रों पे कर ले कि छात्र का पर्चा लीक ना हो पाए। भाई भ्रष्टाचार तो वहां हो रहा है ना जहां पर्चा लीक हो रहा है, उस पर इतनी मेहनत कर लेते, इतनी मेहनत कर लेते। वो महिलाओं पे जो अत्याचार लगातार देखने को मिलता है उस पर इतनी मेहनत कर लेते तो शायद महिलाओं पे अत्याचार ना होता। उतनी मेहनत है किसानों के कैसे हम किसानों की इनकम दुगनी बढ़ाएं तो शायद किसान की इनकम दुगनी हो गई होती और रोजगार आपने यूथ को दे दिया होता। लेकिन आप उस पर उतनी मेहनत करते नहीं है, उस पर आप चर्चा करते नहीं। आप चर्चा आपकी क्या होगी? आपकी चर्चा होगी जाति धर्म को देख के। आप ऐसी बात एक बार बोलोगे, या तो जाति धर्म की बात करोगे या विपक्ष को टारगेट करोगे या फिर जनता को कष्ट देना, कैसे जनता को कष्ट दिया जाए, चाहे लॉकडाउन लगा के दिया जाए, चाहे नोटबंदी करके दी जाए, चाहे वो देखिए लॉकडाउन में भी आपने कमाल की बात देखी होगी कि किस तरह से, चाहे कोविड में आप देखो हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान निकल गई। आप लॉकडाउन में आपने लगाया, सारी ट्रेन और सारी बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चल के उनकी मौत हो गई। भदौरिया जी, वैक्सीन आप करते थे, जब आई तो बीजेपी की वैक्सीन बता दिया उसको आपने, बीजेपी की वैक्सीन। तो राजनीति तो आप लोगों ने भी कम नहीं की। नहीं, बीजेपी वाले उसका सुनो, हर चीज का नैरेटिव गलत तरीके से, क्योंकि उनके पास सिस्टम बहुत बड़ा बीच में हो गया था, अब नहीं है। अब हमें पूरा विश्वास है मीडिया मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, एक सेकंड बस। पहले उन्होंने मीडिया को थोड़ा अपने कब्जे में कोशिश की थी करने की, अब मीडिया उनके कब्जे में नहीं, इसलिए वो बेचैन है, परेशान है, बौखला रहे। अरे हमने बोला है कि बीजेपी के सिस्टम पे हम विश्वास नहीं करते। वो जो वैक्सीन लेके जाएंगे वो क्या ठंड में अपने मीडिया उन्होंने कहा बीजेपी की वैक्सीन, और फिर आप ही के कुछ प्रवक्ता गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया, मैं तो कह रहा हूँ गोदी मीडिया को भी एक बात रखा करिए, या तो मीडिया सरकार के कब्जे में है तो उससे हटने की जरूरत है कि आप हम कुछ कहते हैं आप नहीं, आप उसको प्रेजेंट दूसरी तरीके से कर देते हैं कि नहीं। उन्होंने बोला बीजेपी की वैक्सीन, बोला बीजेपी के सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं रागनी जी आपके पास आता हूं, लेकिन ए.के. वाजपेयी साहब, मुझे एक बात का बड़ा मलाल है, बड़ी शिकायत है कि भाई अगर आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो फिर ऐसी डिबेट में आप अपने प्रवक्ता क्यों नहीं भेजते? आपके साथी की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना प्रवक्ता दिया ही नहीं। दिक्कत क्या है प्रवक्ता देने में? वैसे तो रोज आके बैठ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज क्या दिक्कत रही होगी जो इस मसले पर कोई प्रवक्ता नहीं है हमारे पास? मन में चोर है, मन में चोर है वाजपेयी जी, बोलिए। इस पे अनुराग जी ऐसा है, इस पे हम क्या जवाब देंगे? ये बीजेपी का मामला है, इसमें हमारा कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो टॉपिक है आपका, जो टॉपिक राहुल गांधी का अंदेशा है, सवाल उस पे है। देखिए, यही अंदेशा अरविंद केजरीवाल को भी था। बार बार वो ये कहा करते थे कि जी मेरे को अरेस्ट करेंगे, मेरे को ईडी ये करेगी, मेरे को ईडी ये करेगी। देखो, अगर किसी ने क्राइम किया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कोई और है, तो एजेंसियां तो कार्रवाई करेंगी। एजेंसियां नहीं, लेकिन क्राइम साबित कहाँ हुआ? अनुराग भदौरिया भी यही तो कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल का क्राइम अभी साबित नहीं हुआ। अरे नहीं, साबित नहीं होता, साबित ट्रायल में होता है। ट्रायल में 5 से 10 साल लगते हैं, साबित करने के लिए ही ट्रायल होता है। ट्रायल से पहले कोई चीज साबित नहीं होती, ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है और फिर ट्रायल होता है।
तो सर हेमंत सोरेन का क्यों जल्दी हो गया था ये बता दीजिए आप। अरे हेमंत सोरेन जी का क्यों हो गया था वो बता दीजिए। कौन है आप? ये अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी पूछने वाले हमसे। अरे क्यों नहीं पूछूं, आप ही तो कह रहे हैं 5-10 साल लगते हैं। ठीक है, ये हमसे कह रहे 5-10 साल लगते हैं तो अच्छा बोल लेने दीजिए अनुराग जी, उनको जाके सलाह लीजिए, जाके सलाह लीजिए या पढ़ाई करिए, क्यों लगते हैं आप बताइए ना। हेमंत सोरेन का कैसे हो गया, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम अपनी, आप वकील हैं, वरिष्ठ वक्ता हैं, हम आपके बात का जवाब क्यों देंगे? सर्वोच्च न्यायालय के आप सीनियर वकील हैं, ये बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं देंगे हम आपकी बात का जवाब। देखिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया पता है। क्रिमिनल डिफेमेशन में जब मोदी जाति के लोगों को इन्होंने चोर कहा था तो उसमें भी सजा याफ्ता है, माइंड यू 2 साल की सजा है उनको, और उसमें भी बेल पे हैं। अभी उसकी अपील की सुनवाई पेंडिंग है। सदस्यता रद्द हुई थी लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दी थी, लेकिन अभी मामला पेंडिंग है। देखिए डरिए ना, अगर कोई क्राइम किया है तो डरना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई मोदी जी का डर कहाँ रहे हैं, वो तो चाय बिस्किट लेके तैयार बैठे हैं के वाजपेयी जी, वो तो चाय बिस्किट लेके तैयार बैठे हैं। नहीं देखिए अगर कुछ होगा तो जाएगी ईडी, हमारे कहने से न रुकने वाली है ना जाने वाली है, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगेगा कि हाँ जी उनके खिलाफ कोई चीज मिली है, किसी के घर रेड हुई है और कोई पर्ची मिली है या कोई मटेरियल मिला है, तो उसकी पूछताछ की जाएगी अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझेगी। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है या किसी का। और ये भी सर्वथा गलत है कि बयान के आधार पे, बयान अच्छा नहीं लगा चक्रव्यूह वाला तो इसलिए वो नाराज हो गए और इसलिए ईडी आएगी। माफ करना, ये तोता वाला सिस्टम आपके राज्य में हुआ करता था। यहाँ कोई तोता का सिस्टम नहीं है, यहाँ किसी कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। ठीक है, देखिए आप रागनी जी है हमारे साथ, अब एलओपी है। अनुराग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तक मेरी आवाज पहुंच गई। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सिद्धार्थ यादव जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले रागनी नायक जी का मैं रुख कर लेता हूं। उनके कहीं लिंक में प्रॉब्लम है, उनका वीडियो चला जाता है। रागनी नायक जी मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी तो वायनाड गए हुए हैं, वहां लोगों का दुख दर्द वो बांट रहे हैं। रात को 1:45 बजे के आसपास, आधी रात को अचानक से उन्हें ईडी के बारे में ट्वीट करने की क्या सूझी? भाई अपनी फिक्र करने कहाँ गए? वो तो लोगों की वहां फिक्र करने गए। तो मेरे को ये टाइमिंग नहीं समझ में आ रहा कि एक तो वो वहां लोगों का दुख दर्द बांटने गए, ऊपर से रात को 1:30-2 बजे वो ट्वीट करते हैं कि मेरे घर ईडी आ सकती है और मेरा भाषण अच्छा नहीं लगा 2 में से 1 को, तो फिर ये उसका नतीजा है। तो ये मुझे समझाइए थोड़ा सा इस चीज को। अच्छा सवाल पूछा आपने अनुराग जी, और मैं तफसील से समझाती हूँ। शुरू करती हूँ मैं राहुल गांधी जी से ही। देखिए लोगों का दर्द बांटना, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। वायनाड में लोगों का दर्द भी बांटने गए हैं। जब 5000 किलोमीटर चले तब भी लोगों के जख्मों पर मलहम लगा रहे थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे। और एक राजनीति जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी जी ने बताया था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने, और जो अंतिम व्यक्ति दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, उन सबको राजनीति के हाशिए से मुख्य धारा पर लाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे नेता हैं। अब मैं आपके सवाल पर आती हूँ, जो कि पॉलिटिकल टाइमिंग के ऊपर सवाल किया। अच्छा सवाल इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत जरूरी है। और जिस तरह से अनुराग जी आपका चैनल पूरे दिन में बहुत सारी खबरें सूत्रों के हिसाब से चला रहा है, कुछ सूत्र तो हमारे पास भी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और जिस तरह से ए.के. वाजपेयी जी ने अपने ठगबंधन के साथ ही भाजपा के प्रवक्ता के ना आने पर पल्ला झाड़ा, आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सिद्धार्थ यादव आ गए। हाँ वो मैंने देख लिया, पर जब तक आपने कहा था इन्होंने पल्ला झाड़ दिया, इन्होंने कहा मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई भारतीय जनता पार्टी में। नितिन गडकरी ज्ञान बांट रहे हैं निर्मला सीतारमण को। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये हर कोई जान रहा है, वहां राजस्थान में अलग लड़ाई छिड़ी हुई है। तो किस तरीके की उठापटक न सिर्फ ठगबंधन में एनडीए के बल्कि भाजपा में भी चल रही है, ये कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई छुपी हुई बात है। पर जहां तक ईडी का प्रश्न है, तो देखिए मोदी जब जब डरता है ईडी, सीबीआई और पुलिस को आगे करता है। ये बात बहते हुए पानी की तरह देश में साफ है। वो क्यों साफ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बड़ी बड़ी बातें अभी वाजपेयी जी यहाँ पर कर रहे थे। 2014 से 24 के बीच में 4 गुना ज्यादा ईडी के केसेस बढ़े, और उसमें से 95% केस जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर हुए।
यूपीए कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में जहां पर 26 केस पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हुए, एनडीए सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में 130 केस हो गए और उनसे 130 केसेस तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचारी विपक्ष में ज्यादा है। नहीं, ये आपका जब बीजेपी विपक्ष में थी तो भ्रष्टाचारी कम थे, इसका बीजेपी यही आकलन करेगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम मुस्कान है, आपने हा करके बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं अपेक्षा करती हूँ कि जो यादव जी बैठे हैं उनसे आप पूछिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा कितने करप्ट थे जब चिटफंड घोटाला, जब कांग्रेस पार्टी में थे और चिटफंड घोटाले की बात की जाती थी। उनसे पूछेगा अजीत पवार कितने भ्रष्ट थे जो 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की बात की जाती थी जब वो एनसीपी में थे। पूछेगा शुभेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष बनकर बैठे हैं बंगाल में, टीएमसी के नेता थे, वो शारदा घोटाले में कितने भ्रष्टाचारी थे। उनसे पूछेगा प्रफुल्ल पटेल के केस क्यों बंद हो गए, हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल हो गए तो बहुत ज्यादा सच संवर गए। उनसे पूछेगा नारायण राणे का क्या हुआ। इसलिए हंसकर आप इतनी गंभीर समस्या को टालिए मत मुस्कान जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टाल रहा। आपका एक सवाल लेकर सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा, बिल्कुल नहीं टाली जाएगी। आप एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी डरे हुए हैं। मुझे लगता है आज देश में जो अभय मुद्रा, मैंने नहीं कहा वो डरे हुए, मैंने तो कहा कि वो चाय बिस्किट लेके तैयार बैठे हैं। सवाल आपका इसी दृष्टि में था, ये जो अभय मुद्रा दिखाकर डरो मत का नारा अगर देश में किसी ने दिया है ना, कि अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, सत्ता की ताकत से, गुरूर से, घमंड से डरो मत, वो राहुल गांधी हैं। 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, लेश मात्र भी दामन राहुल गांधी का दागदार नजर नहीं आया। अगर होता तो अभी नरेंद्र अब आपके सवाल जो है वो सिद्धार्थ यादव से उनके जवाब ले लेते हैं। जेल में डाल दिया होता तो एक लाइन और जोड़ दूं, वो सवाल आप पूछेगा कि ये घबराहट, झुंझलाहट कैसी है कि मोदी जी भीगी बिल्ली बनकर कह रहे हैं कि मेरे गला घोटने का काम विपक्ष ने कर दिया। तो असल में डरा हुआ कौन है ये साफ पता चल जाता है। और मैं फिर कहती हूं, जब जब मोदी डरता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करता है। अब देखिए, आपकी इतनी गंभीर बात को सिद्धार्थ यादव भी जो हैं वो मुस्कुरा करके टालने की कोशिश न कर दें। मुझे डर ये है क्योंकि मुस्कुरा वो रहे। सिद्धार्थ जी, जवाब चाहिए आपसे एक सवाल का। देखिए अनुराग जी, आपके नाम में मुस्कान है, सिर्फ इसलिए आप नहीं मुस्कुराए थे। बातें इनकी ऐसी हैं कि किसी के नाम में मुस्कान नहीं होगा उसको भी मुस्कुराना पड़ेगा। अब ये जो अटेंशन सीकर राहुल गांधी हैं, जिनको समझ में आता है कि जब थोड़े थोड़े दिन में मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं, तो वो अपना झुंझुना पकड़ के रोने लग जाते हैं। ये नई स्कीम आई है भारत में, ये नई योजना जो है ये है पहले रोना चालू कर दो जब मन में लग जाए कि कुछ ना कुछ खतरा है। पहले रोना चालू कर दो। किसी ने तो नहीं कहा, किसी ने आपको जाकर के कोई नोटिस सर्व नहीं किया, कोई आपकी बात नहीं करी। जो आपके पुराने घोटाले हैं वो तो चले ही आ रहे हैं। उसमें कोर्ट में आप एक्यूज नंबर 1 है, आपकी माता जी एक्यूज नंबर 2 है, आप नेशनल हेराल्ड आपने किया, सब कुछ किया, वो पुराने हैं। आपने जो ए से लेकर के जेड तक इस देश में एक नए अल्फाबेट, एक नए पूरी सीरीज दी थी घोटालों की, वो भी पुरानी है। पर अचानक रात को 1:45 बजे राहुल बाबा को याद आया, मैं क्या करूं देश में ऐसा, क्योंकि जहां मेरे क्षेत्र में जिनने मुझे चुन के भेजा उनके पास तो मैं 3 दिन तक नहीं पहुंच पाया, उनके लिए मैं एक बात नहीं कह पाया। वहां तो मैं बहाना बना रहा था, वहां तो मैंने कह दिया कि मेरा प्लेन लैंड नहीं होगा इसलिए मैं नहीं जा पा रहा। और रही बात कांग्रेस वाले मणिपुर की बात करने लगेंगे सिद्धार्थ जी, कि मणिपुर मोदी जी अब तक नहीं पहुंचे, फिर ये इस तरीके की बात करेंगे। नहीं अनुराग जी, इस तरीके की वो बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक आपदा आई है। मैं अनुराग जी किसी के बीच में नहीं बोला था, और रागिनी जी की आवाज को मैच करना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल है। अब मेरी बात को आने दीजिए ना रागिनी जी, आपकी आवाज को मैच करना तो बड़ा कठिन काम है, सुन लीजिए, थोड़ी सी क्षमता रखिए। देखिए अनुराग जी, क्या स्थिति हो चुकी कि जब राहुल गांधी को लगने लगेगा कि मैं फंस गया, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं जा सकता, वो इस प्रकार का रोना शुरू करते हैं। अब मैं गंभीरता से एक बात का जवाब देता हूं। रागिनी जी ने बोला ईडी के बारे में बात कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। 95% का प्रोसिक्यूशन रेट है ईडी का, 95% का। मैं चैलेंज करता हूं आपको, जो केसेस ट्रायल में चल रहे हो, उन ट्रायल को चलते हुए केसेस को ये बोलेंगे देखिए उसमें दोषी आरोपित नहीं हुआ, अभी उसमें किसी को सजा नहीं हुई। जो केसेस कंक्लूड हो गए उस 25 में से 24 केसेस में हमारे कार्यकाल में सजा हुई है, आरोपी पाए गए हैं। अगर आप सजा करेंगे, अगर आप गुनाह करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी। रही दूसरी बात, कुछ नाम वो गिनवा रहे थे, एक एक केस और एक एक व्यक्ति जिनका वो नाम गिना रहे थे, उनकी लिस्ट यहां पर है। बताइए किस पे बात करेंगे, बोलिए आप किस पे बात करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार करेंगे खुद, आप घोटाले करेंगे खुद, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी तो बहुत तेज रोना आएगा।
क्यों हो जाती है भाजपा में आते ही? बताइए किस पे हुई रागिनी जी? आज 10 मिनट लेकर के आप बताइए किस पे कार्रवाई बंद हुई? नहीं, आप बताइए अजीत पवार जी पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? मुझे बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया अगर वो चिटफंड घोटाले में फंसे हुए थे तो? मुझे बताइए शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष क्यों बने हुए हैं? अब मैं बता दूं, जवाब दीजिए नारायण राणे का। जवाब दूं? हार्दिक पटेल के ऊपर अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अनुराग जी सुनेंगे नहीं। वो आपकी पार्टी जवाब सुन लीजिए रागिनी जी, बाकी मेहमान भी बचे हुए हैं। हाँ, अब मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात, अजीत पवार जी की बात इन्होंने कही। अजीत पवार जी पर ईडी की कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई है। उनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अभी भी उनकी एप्लीकेशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है। प्रफुल्ल पटेल जी पर कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगवा रखी है, इसके कारण वो रुकी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा एफआईआर में नेम्ड ही नहीं थे, उन्होंने आप पे केस डाला, उनको विटनेस के तौर पे बुलाया गया था, आपने उनको एक्यूज बना दिया। इसलिए ये जो एक नैरेटिव बुनने की बात है ना कि हम नई नई बात बताएंगे, आकर के नई नई बात सुना देंगे और कह देंगे ईडी वेंडेटा से करती है, तो कोर्टों में जाकर के क्यों मुंह काला करवा रहे हैं? जब कोर्ट बोलता है कि आप आरोपी हैं, कोर्ट बोलता है कि आपको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, कोर्ट बोलता है कि आपको जेल के अंदर रहना है, तब आप कहां जाते हैं? कोर्ट ने आपको आरोपी बनाया नेशनल हेराल्ड में, कोर्ट ने आपको आरोपी बनाया है कोलगेट स्कैम में, कोर्ट आपको आरोपी बनाता है। इसलिए अनुराग जी मैं मानता हूं देश में सबसे बड़ी दीमक ये भ्रष्टाचार है। कांग्रेस पार्टी जैसे और राहुल गांधी जैसे नॉन सीरियस नेता जो अटेंशन सीख करने के लिए हमारी देश की एजेंसियों का मजाक बनाते हैं, हमारे देश की व्यवस्थाओं का मजाक बनाते हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कोशिश करेंगे उसका मजाक बनाने की, ये बहुत प्रयास करेंगे, पर इनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये देश के लिए घातक है। कन्विक्शन रेट को 95% क्यों बताया? ठीक है, मैं आता हूं रामकृपाल सिंह जी को लेकर आते हैं डिबेट में। रामकृपाल सिंह जी, भाई बहुत कंफ्यूजन हो गया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? रामकृपाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। रामकृपाल जी बोलिए। बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मेरा सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है, रागिनी नायक की या फिर सिद्धार्थ यादव? विपक्ष सच बोलता है, इंडिया सच बोलता है, वो भी जानते हैं। कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, लेकिन ये है, मैं एक ईडी के एक बहुत बड़े अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से डीडी न्यूज पर यह बात कही थी कि कन्विक्शन का रेट, जितने केसेस डिस्पोज हुए उसमें 95% है। जो केसेस अभी सब जुडिस हैं, चल रहे हैं, वो उसमें भी आपको देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर भी छपी थी कि राजस्थान के एक नेता ने 18 बार एडजर्नमेंट, मतलब वो कोर्ट से उन्होंने डेट ली है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है क्योंकि इसमें कोई साधारण व्यक्ति होता नहीं है, बहुत ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग होते हैं और वो लंबा केस को खींचते हैं। लेकिन सबजुडिस केसेस को छोड़ दीजिए, जो पेंडिंग है, जो केसेस डिस्पोज हो गए हैं, उसमें ईडी का कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर है। ये मेरा नॉलेज है। हो सकता है कि ऐसा रागिनी जी कह रही है डिस्प्यूट, लेकिन मुझे भी, और चूंकि मैं उस पैनल में बैठा था और बाकायदा मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने केसेस में फैसला हुआ है उसमें तो सिर्फ 2 या 3 केस ऐसे हैं जिसमें अभियुक्त छूट गया है, बाकी केसेस में सजा हुई है। ठीक है, मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुनी होगी रामकृपाल सिंह जी की बात। कन्विक्शन रेट 95% है और यही सिद्धार्थ यादव भी कह रहे हैं। फिर भी आप लोग सरकार पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी जी के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि कन्विक्शन रेट 2 से 3% है। और अगर मैं सही निकला तो मैं रामकृपाल जी के घर जा रहा हूं, सुबह मुझे मिले थे, चाय यही पिलाएंगे और बाकी हम इस पे विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक फियर फैक्टर जरूर है ऑपोजिशन के अंदर कि कहीं ना कहीं आप ईडी और सीबीआई को यूज करते हैं, टारगेट करते हैं ऑपोजिशन के लिए। तो रामकृपाल जी हंस रहे हैं, इसका मतलब वो मान गए मेरी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, जीतूंगा मैं ही, लेकिन ये भी देखिए आप पक्का रखिएगा, लेफ्ट वाले बड़ा पढ़ के आते हैं। डिबेट में नहीं, आप चुनाव के मैदान में जीते तो ज्यादा फायदा होगा विवेक जी। नहीं ठीक है, वो भी कंसल्टेशन रामकृपाल जी से ही लेंगे जी। अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि कहीं ना कहीं जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला इशू आया था तो एक ये चीज सामने आई थी
कि many business houses were being blackmailed in the name of ED to take electoral bonds। यानी कि आप पहले रेड करते थे, रेड करने के बाद आप कहते थे साहब कि आप इधर आ जाइए बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर, आपको धो करके वॉश कर दिया जाएगा, बदले में कुछ ना कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर लीजिए। इस तरह की बहुत सी चीजें आई। बहुत से नेताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं जैसे ही कोई नेता ज्वाइन कर जाता है, रागिनी जी ने अभी एक लंबी लिस्ट इनको गिनवाई, अजीत पवार भी थे, शुभेंदु अधिकारी थे, अशोक चौहान साहब राज्यसभा पहुंच गए, तो वही नेता जिनके ऊपर एक समय में बीजेपी आरोप लगाती थी कि साहब ये तो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, वो पाला बदलते थे, अचानक सारे केस भी डाइल्यूट हो गए और उसके बाद जो है वो गंगा दूसरी पलट जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसके ऊपर हमारा विश्वास 2014 से कम हुआ है। और ये मानना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ों में चाहे राहुल जी हों और चाहे प्रियंका जी हों, कांग्रेस पार्टी के हैं, इनके परिवार से 2-2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जान दी है और इनकी अपनी सुरक्षा का ध्यान भी देना चाहिए। कोविड के बीचों बीच प्रियंका गांधी जी को नोटिस दिया गया कि घर को खाली करिए। आज वो एक प्राइवेट अपार्टमेंट में रह रही हैं, इसकी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की सीरियस तरीके से सरकार को लेनी चाहिए। सेम फॉर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में जिस तरीके से बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता हल्की बात करते हैं, रागिनी जी कहें तो समझ में आती है। के लिए कोई अच्छी बात नहीं, हम सब एक हैं, ऐसा नहीं, हम सब एक हैं, इंडिया गठबंधन है और आज के लिए हम सब एक साथ आए हैं। अभी राहुल गांधी के पोस्ट पर चर्चा हो रही है। ठीक है। अच्छा संगीत रागी जी, देखिए दो बड़े सवाल हैं। संगीत रागी जी, दो बड़े सवाल हैं, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है, बड़ा सुनना जो है दिलचस्प रहेगा। पहला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है वो बेदाग हो जाता है, उसकी कमीज जो है वो विपक्ष में सबकी कमीजों से ज्यादा सफेद हो जाती है। और दूसरा टाइमिंग को लेकर सवाल है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने चक्रव्यूह पर अपना भाषण दिया और वो पसंद नहीं आया दो में से एक को, लिहाजा उसके बदले में कार्रवाई हो रही। टाइमिंग पर अक्सर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है उसकी टाइमिंग पर सवाल उठता है और उसे लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। देखिए अनुराग जी, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों में भी कई लोगों का ऐसा मानना है रहा है कि जो अजित पवार या कुछ लोग जो आए हैं वो संभवतः नहीं आने चाहिए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन ये बात सभी पर लागू नहीं होती है। उसमें हेमंत शर्मा जैसे, हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग हैं, उन पर उनका तो एफआईआर में नाम भी नहीं था। दूसरी बात, एक और बात करना चाहूँ, जब भी नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, इन सब के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी तब भी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कहती थी कि नहीं ये पाक साफ है। जब भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ आरोप लगाती थी तब कहते हैं कि इससे वेंडेटा से है। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ आ गए हैं तब फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि वो करप्ट है। तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये करप्ट है, तब कांग्रेस और विपक्ष कहते थे कि नहीं ये करप्ट नहीं है, ये वेंडेटा है। अब जब इधर आ गई है, हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जब आप कहते थे कि वो करप्ट हैं तो फिर आपने इधर लेने के बाद उन्हें करप्ट क्यों नहीं माना? सवाल तो ये है ना, इनकी बात मैं इनसे पूछूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन यदि आपके साथ क्रेडिबल चीजें, अभी भी सिद्धार्थ यादव ने ठीक बोला, किसी के खिलाफ भी केस क्लोज नहीं हुआ। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी मैं बात कर रहा हूं, इनके बारे में इतनी चर्चा की जा रही है। दूसरी बात एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। अभी एक चर्चा हुई, भाई हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया? तो नेशनल हेराल्ड केस में घोटाले को लेकर के राहुल गांधी और उनकी माताजी दोनों बेल पर हैं। राहुल गांधी का आज के दिन में स्टेटस एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, वही उनको फैसिलिटी मिल रही है। क्यों उनको लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो एक घोटाले में शामिल है या जिनके खिलाफ एलेज्ड है कि ये घोटाले में शामिल है, जिनके खिलाफ पासपोर्ट को लेकर के, अपने नाम को लेकर के एक केस रेज किया गया था कि उनका जो जब विदेश में पढ़ते थे उस समय उनका पासपोर्ट का नाम कुछ और था, भारत के अंदर कुछ और नाम है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल करते हैं, बिल्कुल ये पूछते हैं, झूठ मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुपचाप बैठ के सुनती रहूंगी। रागी जी ऐसा मत करिए, बिना तथ्यों के मत बोलिए। आप मुझे बोल लेने दीजिए, आपको जितना बोलना होगा आप बाद में बोल लीजिएगा, जब आपका टर्न आएगा। वो कह रही है मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने, प्रोफेसर बताते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने, प्रोफेसर साहब थोड़ा रिसर्च करके आया करो। तड़ी पार को
देश का होम मिनिस्टर क्यों बनाया, ये भी बताइए। फिर आरोप लगाने का मतलब क्या होता है कि वो कोर्ट में प्रूव हो गया है, गिल्टी हो गया है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है, या इसका उल्टा है? आपको मॉडरेट करना है, आप अपने डिबेट को नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ रागिनी जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद काउंटर के लिए आपको लाता हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये देश की जनता तय करेगी और देश ये टेलीविजन देखने वाले दर्शक 240 में निपटा दिया। आप अपनी बात अपने तर्क की है और आप हम अपनी बात अपनी जगह पर करेंगे। कह रहे जनता तय करेगी। जनता ने उत्तर प्रदेश में 33 सीटें दी हैं, हमें 37 दी हैं, आपको 240 ला के रोक दिया। आपका नहीं, आपकी सरकार को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया और आप कह रहे जनता तय करेगी। कर लिया ना जनता ने तय। और क्या चाहते हैं? 33% वोट आपको मिला, वो भूल जाते हैं। अरे भैया आपको 37, अरे वाह भदौरिया जी, अरे आपको 33, आप काय हल्ला मचा रहे हैं? आप तो 33 से 3 पे आने वाले हैं, मत परेशान होइए ना, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। अरे आपकी सरकार जा रही है, कहाँ परेशान? आप 240 पे हैं, आप परेशान होंगे। 240 पे हैं, दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, पैर आपके हैं ही नहीं, दूसरों के पैर पे चल रहे हो और दूसरे वाले अपने पैर ले गए तो आप तो नीचे ही आ जाओगे। आपको वोट कितना मिला उतना बताइए ना। अरे वोट कितना मिला, कितनी सीटें मिली आपको? अरे हमें 240 ना, उत्तर प्रदेश 42% जनता ने हमारा साथ समर्थन 272 नहीं मिली ना, जनता ने आपको, जनता में सरकार ने नहीं दिया ना। अब एनडीए की सरकार है, बोलिए एनडीए की सरकार है, बोलिए एनडीए की सरकार है, बोलिए। पहले तो आप बोलते थे आपकी बात बीजेपी की सरकार है, एनडीए की तो सरकार पहले भी थी, 19 में भी एनडीए की सरकार थी, 14 में भी एनडीए की सरकार। बोलते थे बीजेपी की सरकार, आप बोल के दिखाएं बीजेपी की सरकार। मैं चैलेंज करता हूं, बोलिए बीजेपी की सरकार। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, देश देख रहा है, बोलिए बीजेपी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। और बताओ। यस, अब आ गए एनडीए की सरकार बोलने के लिए। तीनों की बात बोलिए ना। एनडीए की सरकार नहीं बोलते थे, आज हमने आपको मजबूर कर दिया कि आप एनडीए की सरकार बोलो, क्योंकि आपकी सत्ता में आप नहीं, आप बोल के दिखाओ कि एनडीए जीत गई, आप एनडीए के साथ सत्ता में हैं, इसलिए आपको 2024 में एनडीए की सरकार बोलना पड़ता है। वोट मांगते थे तो आप गारंटी दे रहे थे, 2024 में आप बोल के दिखाओ एनडीए की सरकार है। आपने बोला बीजेपी की गारंटी। अरे भदौरिया जी एक बात बोलो, एनडीए की गारंटी मैं रिक्वेस्ट नहीं बोला ना, एनडीए की गारंटी। मैं भदौरिया जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं की सरकार, बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बात रिपीट हो रही है। नहीं रिपीट नहीं है, 33 सीट वाले 37 सीटों से बातें कर रहे हैं। अरे बताओ 33 सीटें लाके 37 से बात करोगे? अच्छा, आप यूपी का हिसाब कर रहे हैं। यूपी में भी हारे, हर जगह तो हारे, कहां जीते बता दो। देश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, सरकार बनने नहीं दी, तीसरी बार बाहर फेंक के मारा, तीसरी बार हमको प्रचंड बहुमत की सरकार कहते हो आप। और 400 पार, 400 पार बात हुई, बहुत तगड़ा काम किया, 33% सीट ले गए। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त। 400 पार कहां गए भैया? तीसरी बार एक बार बोलिए ना भदौरिया जी, इंडिया की सरकार है। अरे 400 पार कहां गए? 400 पार नहीं बोल, 400 पार कहां है? नहीं बोल पाएंगे। अरे 400 पार कहां है, मैं पूछ रहा हूं। अरे आप तो बीजेपी की सरकार नहीं बोल पा रहे हो। बीजेपी की सरकार है, इंडी की सरकार है, बोलो बोलो। नहीं आप बोलो बीजेपी की सरकार है। मैंने बोला बीजेपी की सरकार है, आप बोलो इंडी की सरकार है। अरे बोलो बीजेपी की सरकार है, बोलो ना। कानों में समस्या। अरे आपको बोलना पड़ेगा एनडीए, बीजेपी बोल भी नहीं पाओगे, डर के मारे हलक से आवाज नहीं आएगी, सरकार गिर जाएगी। नहीं, नायडू जी सुन लेंगे, जेडीयू के नीतीश जी सुन लेंगे, आपकी सरकार ही गिर जाएगी। एक तो यही बैठे हुए हैं, सरकार तो है, वाजपेयी जी सुन रहे हैं, अब वाजपेयी जी सुन रहे हैं, वाजपेयी जी को पता चल जाएगा मेरा अपमान कर रहे हैं। वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, हमारे और आपने एनडीए की सरकार नहीं बोला। वाजपेयी जी सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं इनके प्रोवोक करने पर के बीजेपी की सरकार है, कोई आपत्ति तो नहीं है ना वाजपेयी जी? वाजपेयी जी मैंने तीनों ही बात बोली, ये मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। मोदी जी सर्वमान्य नेता है एनडीए के, ये भी बात सही है। बीजेपी की सरकार कह लो, एनडीए की सरकार कह लो। अरे भदौरिया जी, मोदी जी सर्वमान्य नेता है एनडीए के। आप ईडी सीबीआई के डर से तो ये बात नहीं कह रहे ना वाजपेयी जी एनडीए की सरकार कह रहे हैं और वो बीजेपी की सरकार कह रहे हैं। कमाल है भाई, कोई क्राइम नहीं किया है देश में। रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे, 55 साल की राजनीति में एक जरा सा छींटा नहीं आया भ्रष्टाचार के नाम का। ठीक है रागिनी जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट नहीं है तो हम क्यों डरें? तो राहुल गांधी को इस बात से क्या डर है? डर हालांकि मैं भी नहीं कह रहा, डर आप भी नहीं कह रही, लेकिन अगर वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इनसाइडर ने खबर दी है कि मेरे घर पे ईडी की रेड होने वाली है, तो अगर राहुल गांधी भ्रष्ट नहीं है तो दिक्कत क्या है रेड हो जाने में? पुराना सपना याद आ गया। अनुराग जी, मुझे लगता है ये बोले वो बोलने से पहले ना एक बारी हम सबको आज ये जय जय शिव शंकर जरूर बोलना चाहिए। और मुझे लगता है किसी को भी याद नहीं रहा शायद ये कहना, आज सावन मास की शिवरात्रि है, सभी आपके दर्शक विवेक जी पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और देखिए
कोई बात नहीं, जिसकी श्रद्धा हो वो बोले, ना भी बोले तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। बीजेपी वाले बोलेंगे क्या? कहीं ना बोलने लग गई वो। सिद्धार्थ जी बोलोगे क्या? हर हर महादेव बोलोगे क्या? अच्छा बोलिए 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 सिद्धार्थ जी बोलिए हर हर महादेव बोलिए। ये देखो बोलिए बोलिए होते हैं अच्छे दिन। अरे बोलो ना, समाजवादी पार्टी वाले अच्छे दिन वाले बोल के दिखाओ ना, अच्छे दिन की बात करें, बोल के दिखाओ, चैलेंज कर रहा हूं, बोल के दिखाओ हर हर महादेव, नारा लगा के दिखाइए आप, हर हर महादेव नारा लगा के दिखाइए, दिखाइए आप अच्छे दिन, बताइए अच्छे दिन तो है। बोलो ना नारा लगा के, हर हर महादेव का, हर महादेव के बारे में बोलिए ना, बोलो हर हर महादेव, बोलिए आप। हर महादेव बोल रहे हैं, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले हर हर महादेव शुरू से बोल रहे हैं, तुम ही नहीं बोल रहे, तुम तो भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे थे, अयोध्या में हार गए, बद्रीनाथ में हार गए, आप लोग भी प्रभु चलिए रागनी जी को ले आते हैं। कहानी बता रहे हो, हर हर महादेव बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है रागनी जी को ले आते हैं। अब उनको इंसिस्ट मत कीजिए, नहीं बोल रहे। रागनी जी ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। रागनी जी कटौती में गंगा, ये ठीक है। रागनी जी देखिए बड़ा मुस्कान जी, दो बातें कहना चाहूंगी। एक मिनट, एक सिद्धार्थ भाई के लिए और एक संगीत रागी जी के लिए। तो देखिए सिद्धार्थ भाई ऐसा है कि नीलकंठ कहलाते हैं भोले भंडारी, इसलिए कि जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो किसी भी जीव, किसी भी जंतु, किसी भी प्राणी का बाल भी बाका न हो, इसलिए विषपान उन्होंने खुद कर लिया, खुद ही जहर का सेवन कर लिया। और उसी भोले भंडारी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कैसा जहरीला, नफरती, वैमनस्यकारी बंटवारा आप करना चाह रहे थे। ये नाम लिखो, ये कारीगर का नाम लिखो, अपना धर्म बताओ। मैं समझती हूँ कि देश की जनता ने और खास तौर से दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग ने अपनी शक्ति को पहचाना जब हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी जी ने आह्वान किया और उस वोट की चोट से मोदी जी के अहंकार को तोड़ा। तो आप मान लीजिए इस बात को कि आप नफरती बात अगर करेंगे तो वो कोई नहीं मानेगा, चाहे आप डिबेट में करें या भारत की राजनीति में करें। अब मैं रागी जी से एक बात कहना चाहती हूँ। रागी जी, अभी आप बड़ी विवेचना कर रहे थे, राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली बताने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा संघ पर भी बोला करिए। ये बताइए कि 11 जुलाई 1949 के दिन जब आप पर से बैन हटा तो 3 बड़ी शर्तें लगाई गई। पहली शर्त सरदार पटेल ने लगाई कि आप हिंसक और गोपनीयता से बाहर आएंगे, यानी कि वायलेंस और सीक्रेसी को त्यागेंगे। दूसरी शर्त लगाई कि आप तिरंगे और संविधान का सम्मान करेंगे, यानी कि आप नहीं करते थे। और तीसरी शर्त आप पे लगाई गई कि आप एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में रहेंगे, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो राजनीतिक बहस में रोज आकर संघी क्यों बैठ जाते हैं? क्यों ये संघ के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जरूरत है जब आप सांस्कृतिक संगठन का मैं लाता हूं सिद्धार्थ जी। आपने तो सरदार पटेल की पीठ पर भी छुरा घोंपा है, आप और क्या विवेचना करेंगे दूसरे राजनेताओं के बारे में? और अंतिम बात मैं मुस्कान जी कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी भाषण में सार्वजनिक मुझे मौका जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 30 सेकंड लूंगा। अडानी और अंबानी ट्रक भर भर के कालाधन पहुंचाते हैं, उनके घर में ईडी और सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ी? मैं जानना चाहती हूँ। हर वो पत्रकार जो सवाल पूछता है उसके घर में ईडी की रेड पड़ती है। हर वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो मोदी जी की पोल खोलना चाहता है उसके घर में रेड पड़ती है। अरे वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी के दिन ईडी की रेड पड़ी थी। कर्नाटक के मंत्री का बेटा 40 लाख की घूस लेकर पकड़ा जाता है भाजपा का, कुछ नहीं होता। भाजपा का कार्यकर्ता खुदकुशी कर लेता है संतोष पाटिल ये कहकर कि 40% कमीशन खोरी हो रही है, कुछ नहीं होता है। तो ये संयोग है या प्रयोग है? ये देश की जनता संयोग है, प्रयोग है। पहले आपने सवाल पूछा सिद्धार्थ यादव से, उनका जवाब लेता हूं, फिर संगीत रागी जी का रुख करूंगा। समय कम है सिद्धार्थ जी, तो शॉर्ट रहिएगा। बिल्कुल संक्षिप्त जी। बिल्कुल आता हूं, संगीत रागी जी आता हूं। आपके शो पर 2 हिपोक्रेसी कितनी जबरदस्त हुई आज। सरदार पटेल के पीठ पे छुरा घोपा गया, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते अगर ये छुरा घोपने वाले नहीं होते। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत गंभीर सवाल उठाए रागी जी, जवाब ले लेते हैं। इनके एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश में जो मुख्तार अंसारी की जाकर के फतिया पढ़ते हो, जिन लोगों ने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पराकाष्ठा में पहुंचाया हो, वो तो हर हर महादेव। तीसरी बात अनुराग जी, जिनके नेताओं के घर से 250 करोड़ का कैश निकला हो,
जिनको मशीन गिनते गिनते थक गई हो, गाड़ी भरते भरते भर गई हो, जिसके लिए अलग अलग साधन मंगवाने पड़ते हो, वो लोग ईडी और भ्रष्टाचार पे जब बात करते हैं तो मैं मानता हूं इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को कलयुग कहते हैं और कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी ये कलयुग का जीता जागता चेहरा है आपके शो पे और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग हिपोक्रेसी की दुकान और बात कर रहे थे संघ पर। संघ को बुलाया गया जब देश के गणतंत्र की डिबेट, अरे वो बात आप सुन लीजिए भाई, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। संघ को अलग अलग स्थानों पर बुलाया गया, आपदा में बुलाया गया, उनकी सहायता ली गई, उनको लाइन ऑफ डिफेंस बनाया गया, तब आप लोगों के पैसे निकाल के सरकार। अरे नए नोट मिले भाई, अब तो नए नोट मिले। नए नोट तो नहीं, इनकी क्या जिम्मेदारी थी? अब तो नए नोट मिले। इन्होंने कहा सारा पैसा बैंक में आ गया। अब जब सब अरे जो पैसा बैंक में आया था वो पुराने नोट थे, अब ये नए नोट मिल रहे हैं जो रेट में। नए नोट तो कैसे आ रहे हैं? ठीक है, संगीत रागी से भी मैं जवाब ले लेता हूँ। सवाल रागिनी जी ने संगीत रागी जी से भी पूछा है। जी संगीत जी। देखिए अनुराग जी, एक विदेशी महिला इस देश में आकर के सत्ता को चलाती हो, उसको तो अधिकार है, लेकिन इस देश के नाकों को है। प्लीज अब आप बीच में आप मत बोलिए। अब मैंने बहुत सुना। रागिनी जी, संगीत रागी जी को सुन लीजिए। रागिनी, आपत्ति दर्ज कराने का मैं समय दूंगा। असभ्यता है, आप ये असभ्यता है। धैर्य से सुन लीजिए रागिनी जी। आप अदीप जी, 52 साल तक नहीं, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। देश की नागरिकता नहीं, आपकी बात पहुंच गई, दोहराइए मत, आपकी बात पहुंच गई। संगीत रागी को बोलने दीजिए। भाग करके चुप गई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, संगीत रागी बोलिए। संगीत रागी जी, देखिए मुझे जो महिला इटली की महिला, ठीक है, वो इटली की नहीं है भाई, अब नहीं है। संगीत रागी अब आगे बढ़िए। चली गई थी, उस महिला को इस देश में बोलने का अधिकार है और इस देश के व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। ठीक है, मैंने भी आपत्ति दर्ज करा दी। रागिनी जी शांत हो जाइए, बोल लेने दीजिए। संगीत रागी को बात तो पूरी करने दीजिए, उससे आगे बढ़े वो थोड़ा मैं देखूं क्या बोलना चाहते हैं। संगीत रागी जी बोलिए। क्या संस्कार बता रहे हैं? मुझे मत प्रवचन दो। ये आपके संस्कार बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल संस्कार बता रहे हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पता लग रहा है कि आप कैसे संस्कार में आप पली बढ़ी हैं। ये पता लग रहा है कि कैसे संस्कार में आप पली बढ़ी हैं, जो व्यक्ति दूसरों को सुन नहीं सकता है। रागिनी जी थोड़ा धीरे बोलिए, आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है, माइक बहुत पास है आपके। जी आप बंद कीजिए अनुराग जी, अनुराग जी बंद कराइए बदतमीजी। नहीं ठीक है, आप संगीत रागी बोलिए। रागिनी जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, जिससे आपकी आपत्ति के लिए समय बचे। नहीं, इनका प्रवचन सुनते रहिए, इनके प्रवचन सुनते रहिए। आप कहकर बोला, आप इटली पहुंच गए। कोई तमीज से आपने बात नहीं की, कोई तमीज से आपने बात नहीं की। आप बदतमीजी हमेशा आप सबके साथ करते रहते हैं। आप बदतमीजी हमेशा सबके साथ करते रहते हैं। यही आपकी तमीज है, यही आपके संस्कार है, यही आपके संस्कार है और यही आपके तमीज भी है। क्यों नहीं सोनिया गांधी पर क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं सोनिया गांधी पर बात की जा सकती है? कौन है वो महिला, कौन है महिला जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती है? वो विदेशी महिला इस देश में 1970 से ठीक है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती है। खिलाफत की आपने केवल अरे मैंने कहा ना कि नेहरू और गांधी परिवार ने इस देश के साथ जितना धोखा किया है किसी ने धोखा नहीं किया। आज चाइना का सवाल नेहरू के परिवार, नेहरू गांधी के परिवार से धोखा का ही है। आज पाकिस्तान के हिस्से में जो चला गया है वो नेहरू के धोखा का ही है। आज नेहरू की मूर्खता के कारण ये है, ये गांधी परिवार के कारण ही ऐसा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ नहीं रही है। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, रागिनी जी का ऑडियो भी बस्ट हो रहा है, मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है। मैं एक बार रामकृपाल सिंह जी का रुख कर लेता हूं। रामकृपाल सिंह जी, ये इसी तरीके से जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आशंकाएं जाहिर किया करते थे कि इससे मैंने 2 लोगों को बात करते सुना, बीजेपी के एक नेता ने मुझे बताया। ऐसे राहुल गांधी ने कहा कि ईडी का इंसाइडर, और उन्होंने आशंका जाहिर की कि मेरे घर रेड होने वाली है। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट आपको लगता है? नहीं, राहुल गांधी डरा हुआ आदमी है, इसलिए इस प्रकार की डरे हुए। अरे रामकृपाल जी को बोल लेने दीजिए भाई, रामकृपाल जी को बोल लेने दीजिए। आप आपस में लड़ते रहेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी। मैं निवेदन कर रहा था, एक एक करके बोल लीजिए। रामकृपाल जी बोलिए। माफी मांगकर नाक रगड़ता रहे अंग्रेजों के आगे।
डरा हुआ, कायर और विदेशी ठीक है, हो गया। राम कृपाल जी, देखिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं राम कृपाल जी, उनका सम्मान रखिए, वो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। तो इनको दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है। दूसरे से जाति पूछते रहो तो तुम्हारी जाति क्या है? ठीक है। राहुल गांधी का धर्म क्या है? राहुल गांधी की जाति क्या है? ठीक है। जाति पर हम कर चुके डिबेट, जाति पर हम डिबेट कर चुके। का बेटा हिंदू कैसे है? जाति पर डिबेट हो चुकी, रागी जी जाति पर डिबेट हो चुकी। ठीक है, आप बोलना शुरू कीजिए, राम कृपाल जी आप बोलना शुरू कीजिए। ऐसे में मैं किसी की आवाज में खलल नहीं डालना चाहता। नहीं, आप बोलिए, ये लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है, आप बोलेंगे तो शायद शांत हो जाए दोनों। देखिए अनुराग जी, मेरा इतना ही कहना है कि अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। पहली बात यह है, सबको ये आशंकाएं व्यक्त करने का अधिकार है, राहुल जी के पास कुछ होगा ऐसा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस सार्वजनिक पदों पर जो लोग हैं, जो लोग इस देश में अलग अलग गुटों की अगुवाई करते हैं, उनको इस देश की अदालत पर भरोसा होना चाहिए। अगर उनको भरोसा नहीं होगा तो आप बताइए कि उसका विकल्प क्या है? आम आदमी कैसे भरोसा करेगा? तो मेरा ये कहना है कि ये राहुल वाला जो केस है, मैं नहीं जानता कि किसके बारे में ईडी जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन ये जब कांग्रेस पार्टी थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने उस दौर में ही ये मामला किया था। इस मामले में मैं आज भी जानता हूँ एजेंसियों की निष्पक्षता पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो जो भी सत्ता रहती है, जो भी सरकार रहती है उसका कर सकती है, लेकिन अदालत, यही राहुल गांधी है जिनको 2 साल का कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर उसको राहत दी ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, जो बड़े लोग हैं, शीर्ष पदों पर बैठे हैं, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, नेता विपक्ष है, ऐसे लोगों को तो खुल करके अदालत का स्वागत करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल रागनी जी आपसे ये कि जब फैसला अदालत का आपके खिलाफ आता है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, जब फैसला आपके पक्ष में आता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र अभी जिंदा है, न्याय अभी जिंदा है, तो ये ड्यूअल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राम कृपाल जी का ये कहना है। वो संविधान लेकर के चलता है जो इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाला। जी, मैंने पूछा सवाल, रागनी जी को जवाब देने दीजिए, समय खत्म हो चुका है मेरा, मैं ओवर जा रहा हूँ जी। संविधान से राम दरबार निकाला, ठीक है, कुरुक्षेत्र का मैदान निकाला, फटे हुए बांस को चुप कराइए, प्लीज इनसे कहिए चुप हो जाए। राम कृपाल जी, अरे अनुराग जी, संविधान को मानने के लिए संविधान हाथ में लेकर घूमना जरूरी नहीं है। नहीं, संविधान हाथ में लेकर घूमना जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है रागिनी जी अब आप बोल नहीं पाएंगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। एक तो आपके साथी अनुराग भदौरिया जी हैं, वो हर हर महादेव, आज हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, आज मूड में शिवरात्रि पर। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने और जुड़े रहा करिएगा। कल शाम 5 बजे भी एक ताल ठोक के डिबेट होगी, उसमें भी इसी तरीके से जुड़िएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।